नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मान लीजिए आप एक जागरूक मतदाता हैं, जो कि हैं भी। हर चुनाव में आपकी शेखी ये होती है कि आपने बड़े बड़ों को हरा दिया है, सरकारें बदल दी है। आपके इन्हीं अनुभवों का लाभ उठाने के लिए हम ग्राफिक्स और एनिमेशन के जरिए एक सवाल करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप इस बार सत्ताधारी क्रांतिकारी दल से नाराज हैं और उसकी जगह बदलाव दल को वोट करना चाहते हैं। 5 साल तक क्रांतिकारी दल का विधायक सुरेश नजर नहीं आता है। बदलाव दल का रमेश हर मुद्दे पर आवाज उठाता है, लाठी खाता है। चुनाव के वक्त दल बदलकर क्रांतिकारी दल का विधायक सुरेश बदलाव दल से उम्मीदवार बन जाता है। नाराज होकर रमेश बदलाव दल छोड़ता है और क्रांतिकारी दल का दामन थाम लेता है। अब आप जागरूक मतदाता के सामने दो सिचुएशन है। जिस पार्टी को आप वोट नहीं देना चाहते थे, वहां से अब आपका पसंदीदा नेता खड़ा है। जिस पार्टी को आप वोट देना चाहते हैं, वहां से वो उम्मीदवार है जिसे आप हराना चाहते हैं। आप बताइए, आप वोट किसे देंगे? सही पार्टी को चुनेंगे या सही उम्मीदवार को? सही पार्टी चुनने के लिए आपको बदलाव दल को वोट करना होगा, सही उम्मीदवार चुनने के लिए आपको क्रांतिकारी दल को वोट करना होगा। जवाब आप पर छोड़ता हूं, यह जानते हुए कि मतदान करना आसान फैसला नहीं होता है। क्या यह अजीब नहीं है कि आप जिस दल को जिताना चाहते हैं, उसके लिए दिन रात मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं के प्रति आपकी कोई सहानुभूति नहीं है? पार्टी में है, कार्यकर्ताओं में नहीं है। आप दूसरे दल से आए उम्मीदवार को वोट कर देते हैं। क्यों करते हैं आप? हर दल में दल बदल ब्रांच खुल गया है। दल और दल बदलू दोनों ही मौका परस्त हैं। यह भी सही है कि टिकट बांटने के 2-3 दिन तक दल बदलू और परिवारवाद का ही मुद्दा हावी रहता है टीवी में। उसके बाद हम रैलियों में खो जाते हैं। उसके बाद किसकी बनेगी सरकार और हम सर्वे में खो जाते हैं। लेकिन जब तक ये दल बदलू और परिवारवाद का मुद्दा है, उस पर हम बात करना चाहते हैं। अगले चुनाव में यह मुद्दा फिर उभरेगा। गाजियाबाद जिले में अब जो छोटी मोटी लिस्ट बनाई है हमने, उसमें त्रुटि हो सकती है। विधानसभा की 5 सीटें हैं। यहां भाजपा ने एक दल बदलू को टिकट दिया है। कांग्रेस ने भी एक दल बदलू को सम्मानित किया है। बसपा ने यहां किसी दल बदलू को टिकट नहीं दिया है। हापुड़ जिले में विधानसभा की 3 सीटें हैं। बसपा ने किसी दल बदलू को टिकट नहीं दिया, सपा ने भी किसी दल बदलू को नहीं दिया। बीजेपी ने एक दल बदलू को दिया है, लेकिन वो उनके पुराने सांसद हैं जो 4 बार उनके टिकट पर सांसद रहे। 2009 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, हार गए। 2014 में कांग्रेस ने नोएडा से लोकसभा का चुनाव दिया, लेकिन पर्चा भरने के बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए, चुनाव ही नहीं लड़े। आपका नाम रवीश चंद्र तोमर है। आप ही एक दल बदलू के कोटे से हापुड़ में शामिल हैं। 4 बार बीजेपी से सांसद रहे हैं आप। इलाहाबाद में विधानसभा की 12 सीटें हैं। बसपा ने यहां एक दल बदलू को टिकट दिया है। भाजपा ने 8 नामों की घोषणा की है, जिसमें 5 दल बदलू बताए जाते हैं। सपा और कांग्रेस ने भी एक भी दल बदलू को यहां टिकट नहीं दिया है। बुलंदशहर जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं। यहां से भाजपा बसपा ने एक दल बदलू को टिकट दिया है। राष्ट्रीय लोक दल ने 5 दल बदलुओं को टिकट दिया। देखिए, दल बदल के वहां भी लोग जा रहे हैं जहां हम नजर नहीं रख रहे हैं। रालोद के टिकट पर सपा और भाजपा से आए नेता चुनाव लड़ रहे हैं। बनारस जिले में 8 सीट हैं। भाजपा, सपा और कांग्रेस ने यहां आधिकारिक रूप से नाम की घोषणा नहीं की है, मगर चर्चाओं में बहुत सारे दल बदलू आगे चल रहे हैं। बसपा ने किसी दल बदलू को बनारस से टिकट नहीं दिया है। नामों की घोषणा यहां हो गई है। बलिया में 7 विधानसभा सीटें हैं। बसपा ने अभी तक एक दल बदलू को टिकट दिया है। सपा ने 6 सीटों पर नामों की घोषणा कर दी है, मगर किसी दल बदलू को नहीं दिया। भाजपा ने एक ही सीट की घोषणा की, दल बदलू को यहां नहीं दिया है। हल्ला हंगामा से लगता है कि सारे दलों ने मूल कार्यकर्ताओं की अनदेखी की है और बाहरी को ही टिकट दिया है, मगर जिलावार जाकर देखने से लगता है कि कहीं दल बदलू हैं और कहीं नहीं भी हैं, कहीं कम है, कहीं बहुत ज्यादा है। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि भाजपा ने अभी तक 300 से अधिक उम्मीदवारों में से 30 दल बदलुओं को टिकट दिया। 30। एक दूसरा मसला है परिवारवाद। इस बार बीजेपी में कई परिवारों को टिकट मिला, तो कांग्रेस, सपा और बसपा के भीतर के परिवारवाद जो है वो पब्लिक की नजर से बचकर निकल गए कि चलो सबका फोकस बीजेपी की तरफ से है। बीजेपी जरूर परिवारवाद का विरोध करती रही है, लेकिन अब उसके नेता गांधी परिवारवाद और अपने यहां के पिता पुत्रों की राजनीति के परिवारवाद से फर्क कर रहे हैं। ये फर्क हिंदी में सुनिए आप। मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूं। अच्छा, अगर परिवार में कोई पिछले 10-15 वर्षों से हमारा कार्यकर्ता काम कर रहा है, भिन्न भिन्न पदों पर रहता वो आगे बढ़ा है, तो स्वाभाविक रूप से उसका बनता हक। कांग्रेस पे आरोप एक परिवार का लगा रहे हम, और भी क्या वो गांधी परिवार से बाहर जा सकते हैं क्या? हमारा ये आरोप है। तो भारतीय जनता पार्टी किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है, न आगे बढ़ने वाली है। लेकिन अगर परिवार में कोई एक बच्चा या कार्यकर्ता काम करते करते नेचुरल आगे बढ़ रहा है, तो स्वाभाविक वो हमारा कार्यकर्ता के नाते, हमने परिवार के नाते टिकट नहीं दिया,
कार्यकर्ता के नाते टिकट दिया है। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की सूची दिखाती है कि या तो वहां भाई भतीजावाद है या भगोड़े जुटाऊ। तो भगोड़ों के जुटाने और भाई भतीजावाद करने के अलावा भारतीय जनता पार्टी में ना कोई नीति बची, ना नियत और ना रास्ता। तो उनके सिद्धांत सामने हैं, भगोड़ों को जुटाओ, सरकार बनाने का प्रयास करो। दोनों की बातों से जवाब नहीं मिलता, लेकिन रणदीप सुरजेवाला के जवाब से ऐसा लगता है कि पूछा गया केमिस्ट्री का सवाल है, लेकिन उन्होंने पर्चे में हिंदी की जो कविता वो पढ़कर आए थे वो लिख दिया है। उस जवाब दे भी कैसे, वो खुद एक राजनेता के पुत्र हैं। बीजेपी के ओम माथुर ने जवाब दिया कि वो गांधी परिवार के वंशवाद और भाजपा के भीतर के नए नए परिवारों में फर्क करते हैं। उनके कहने का अर्थ है कि कांग्रेस में गांधी परिवार तो सिर्फ ऊपर की कुर्सी पर बैठता है, बीजेपी के परिवार के सदस्यों को कार्यकर्ता से ऊपर की ओर चढ़ना पड़ता है। आप देखिए कि कैसे इन्हीं फर्कों के साथ बीजेपी अपने ब्रांड के परिवारवाद को कैसे जस्टिफाई कर रही है कि संगठन में काम करने पड़ते हैं। हमने कुछ दिन पहले यूपी बीजेपी के भीतर परिवारवाद की गिनती की थी, इसमें कई नाम जुड़ गए हैं, इसलिए मैं लिस्ट को अपडेट कर देता हूं। बीजेपी के भीतर कल्याण परिवार सपा परिवार का मुकाबला करता हुआ नजर आ रहा है। कल्याण सिंह राज्यपाल, उनके बेटे बीजेपी से सांसद, बेटे के बेटे को विधानसभा का टिकट, बहू को भी टिकट मिला है। पंकज सिंह को टिकट मिलने के साथ ही राजनाथ परिवार भी दौड़ में आ गया है। सांसदों और नेताओं की पत्नियों, बेटों और बहू के नाम के आधार पर भाजपा के भीतर परिवारों के नाम इस प्रकार हैं: ब्रजभूषण परिवार, सर्वेश परिवार, कौशल परिवार, मौर्य परिवार, टंडन परिवार, मिश्र परिवार, द्विवेदी परिवार, हुकुम परिवार, राही परिवार, कटियार परिवार, शास्त्री परिवार, वाजपेयी परिवार, त्रिपाठी परिवार, गंगवार परिवार, चुलबुल सिंह परिवार, श्रीवास्तव परिवार, राय परिवार और कपूर परिवार। कुछ परिवार छूट गए हों तो मुझे माफ करें, मैंने किसी दुर्भावना से उनका नाम इस तरह से पॉपुलर करने में के लिए नहीं छोड़ा है। इसका मतलब यह नहीं कि बसपा, कांग्रेस और सपा में परिवारवाद बंद हो गया। यूपी में मुलायम सिंह कुनबे का अभी भी कोई मुकाबला करने के लिए कोई परिवार अभी तैयार दिखता नहीं है। मुलायम सिंह यादव के कुनबे की लिस्ट इतनी लंबी होती जा रही है कि एक ना एक दिन इस परिवार से यूपी को 2, 3, 4 पार्टियां तो मिलेंगी ही। हम उम्मीद रखते हैं इस चुनाव में भी यादव परिवार के 2 नए संस्करण लॉन्च हुए हैं। राम गोपाल यादव के भांजे हैं अरविंद सिंह यादव, कन्नौज के छिबरामऊ सीट से इनको टिकट मिला है। फेरारी कार वाले प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव को लखनऊ कैंट से टिकट मिला है। इसके अलावा सपा में आजम परिवार, अग्रवाल परिवार, अंसारी परिवार जैसे कई परिवार फल फूल रहे हैं। कांग्रेस ने पंजाब में कई टिकट परिवारवाद के आधार पर बांटे हैं, बल्कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने परिवारवाद के नाम पर टिकट की मांग को देखते हुए एक परिवार एक टिकट का अजूबा नियम निकाला। मीडिया रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस ने परिवारवाद के आधार पर 13 टिकट वहां दिए हैं। हर दल ने परिवारवाद के आधार पर टिकट दिए हैं, मगर इस तरह के कोटे का श्रेय कैप्टन साहब को ही जाना चाहिए। ध्यान रखिए, ये श्रेय कोई और न ले ले। गोवा और यूपी के लिए कांग्रेस ने ऐसा नियम नहीं बनाया है। गोवा में कांग्रेस ने बाप बेटे को टिकट दिया है, पति पत्नी को भी टिकट दिया है। बसपा में भी परिवारवाद के आधार पर टिकट मिले। अब आप मतदाता को तय करना है कि वो चुनाव में सरकार चुने या उम्मीदवार चुने। उम्मीदवार चुनते वक्त दल बदल परिवारवाद का भी इलाज करे, क्या ये भी लोड ले ले? वैसे मतदाता का काम उम्मीदवार चुनना ही होता है। मीडिया या नेताओं ने आपको गलत बताया है कि आपका काम सरकार चुनना होता है। आप मतदाता ही बता सकते हैं कि राजनीति और राजनीतिक दल के भीतर प्रतिभाओं को कौन ज्यादा रोक रहा है, पैसा या परिवारवाद। एडीआर के आंकड़े के अनुसार लोकसभा में करोड़पति सांसदों की औसत संपत्ति 14 करोड़ बताई जाती है। पैसे वाले राजनीति में आएंगे तो चुनाव महंगे होंगे और इसके नतीजे में वही परिवार आएंगे जिनके पास पहले से आए हुए राजनेताओं ने पैसा कमाकर रखा हुआ है। इस प्रक्रिया में नई प्रतिभाओं के लिए चांस कम होगा। राजनीति परिवारों के आसपास घूमती रहेगी। आप पार्टी बदल सकते हैं मगर परिवार नहीं बदल सकते। पार्टी के साथ साथ पैसा और परिवार भी हर पैकेज में जुड़ा हुआ है। भारतीय राजनीति बनावटी होती जा रही है। थोड़े बहुत अंतरों के साथ हर दल का एक सा ही पैटर्न दिखता है। पत्रकारों की दुविधा देखिए, पहले वो दादा को कवर कर रहे थे, उनके बारे में प्रोफाइल लिख रहे थे, फिर अब उनके बेटे बेटी को कवर कर रहे हैं, अब उनके नाती पोते को भी अपने कवर करते हुए गोद में खिलाएंगे और कर भी रहे हैं। लिखने और बोलने के लिए राजनीति में नई प्रतिभाएं बहुत कम दिखाई दे रही हैं। वो आपकी चिंता है या नहीं है, लेकिन हमें तो समय काटना है, इसलिए प्राइम टाइम में हम अभय दुबे जो हमारे चुनाव विशेषज्ञ हैं, भावदीप कांग साहिबा हैं, आप पत्रकार हैं, और रामदत्त त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं लखनऊ से। तो रामदत्त जी, हम आपसे ही जानना चाहते हैं कि हम ही आप परेशान होते हैं या वाकई जनता को फर्क पड़ता है कि वो दल बदलू को क्यों किसी दल बदलू को वोट करने जा रही है?
देखिए, नतीजों से तो ये पता चलता है कि जनता को शायद बहुत फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने बहुत सारे लोगों को टिकट दिया था जो दूसरे दलों से आए थे, एकदम अंतिम क्षणों में आए थे। और अब भी ये हो रहा है कि एक दिन पहले, 2 दिन पहले इलाहाबाद से वो या कहीं से भी, हर जिले से हो रहा है कि एक दिन पहले पार्टी में आए। तो ऐसा लग रहा है कि पार्टियों ने रेलवे की तरह कुछ टिकट काउंटर खोल दिए हैं। और इस बार तो बीजेपी, पहले बीएसपी पे आरोप लगता था, इस बार तो बीजेपी में भी काफी जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं कि पार्टी के टिकट जो है वो पैसा लेके बेच दिए गए हैं। दूसरी बात यह है कि जो हमारा प्रशासनिक सिस्टम है उसमें लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, छोटी छोटी चीजों के लिए, आपको बिजली का कनेक्शन लेना हो, राशन कार्ड बनवाना हो, रेलवे टिकट कंफर्म कराना हो, तो हर चीज में सिफारिश चाहिए नेताओं की। तो तमाम जगहों पर जो लोकल पॉलिटिशियन हैं, उनके परिवार हैं, वो एक तरह से लोकल एक पावर हाउस हो गए लोगों के काम कराने के। लोग वहां पहुंच जाते हैं और इन परिवारों ने एक तरह से फ्रेंचाइजी ले ली है। जैसे पहले अंग्रेजों से लोग जमींदारी सिस्टम ले लेते थे, तो अब वो है कि वो फ्रेंचाइजी बोली लगती है और लोग टिकट वो ले आते हैं। क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो पार्टी सिंबल को बांटने का जो तरीका है चुनाव आयोग ने बनाया है, जब अभी समाजवादी पार्टी में हम लोगों ने देखा कि वो पूरा एकाधिकार हो गया है। जो सेंट्रल लीडर है, पार्टी की लोकल यूनिट का कोई उसमें रोल नहीं है। जैसे आप अमेरिका के चुनाव में देखते हैं कि भाई प्राइमरीज में पहले तय होता है कि भाई कौन उम्मीदवार हमारी पार्टी के अंदर पॉपुलर है, उसको टिकट दिया जाता है। तो ये जो सेंट्रलाइज हो गई है सारा सिस्टम, और फर्क सिर्फ ये है, जो बीजेपी के लोग कहते हैं कि अभी थोड़ा, चूंकि नागपुर से कंट्रोल होती है बीजेपी, तो अभी टॉप पे एक परिवार तो नहीं है, लेकिन अलग अलग इलाकों में सब परिवार जो है वो बन रहे हैं, जो सेकंड जनरेशन जिनको मौका मिल रहा है बन रहे हैं। और अब कोई त्याग के लिए, राजनीति के लिए, समाज बदलने के लिए नहीं आ रहे, क्योंकि तुरंत सत्ता का या तो मेन अपोजिशन का या सत्ता का लाभ मिलता है। उसके अलावा सबके बड़े बड़े बिजनेस हो गए हैं, कोई बड़े ठेकेदार हैं, कोई बड़े बिजनेस हैं। तो वोटर को क्या करना चाहिए? किसी भी पार्टी के दल बदलू हों या किसी भी पार्टी में इतना परिवारवाद हो, उसको वोट देते समय एक बार सोचना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कहीं ये आज तो मैं देख रहा था कि एक बीजेपी के लोग करेंगे हम नोटा का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ टिकट ठीक नहीं मिला। हाँ, वो जो पार्टियां हैं, क्या उनके लिए भी ये सुविधा की बात है कि इतने सारे कार्यकर्ताओं को, उनकी महत्वाकांक्षाओं को हम कैसे हैंडल करें? वो सिस्टम तो उन्होंने भी बनाया नहीं है। तो अच्छा है कि एक 4, 5, 10 परिवारों को चुन लो, कभी उनको सपा की तरफ से टिकट दो, कभी उनको बसपा की तरफ से टिकट दो, और कभी उनको कांग्रेस या बीजेपी की तरफ से। रवीश, पहले बात करते हैं मतदाता की। मतदाता क्या देखता है? जाति, कौम, पार्टी और फिर उम्मीदवार। क्या उम्मीदवार सबसे लास्ट में देखता है? सबसे लास्ट में देखता है। तो ये है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का कमाल। रीटा बहुगुणा लखनऊ से चुनाव लड़ रही हैं, भाजपा में आई हैं, दल बदलू हैं, पर मैं ब्राह्मण हूं तो मैं वोट दे दूंगा आइडेंटिटी के आधार पे, मेरी जाति के हैं। या मैं बीजेपी का वोटर हूं तो ये भाजपा की कैंडिडेट है तो मैं वोट दे देता हूं। या फिर ये मेरा काम करेगी या ये विकास करेगी, तो इस वजह से मैं वोट दे देता हूं। ठीक है, तो उसको विचारधारा से कोई मतलब नहीं है। जाति, कौम, पार्टी और फिर उम्मीदवार कौन है। तो उस जाति में भी तो वही परिवार वाले हैं ना ज्यादातर। अगर उस कोटे से भी अगर आप देखिए तो वही परिवार के लोग ही ज्यादातर आ रहे हैं, और खासकर उसमें अपर कास्ट के लोग। जो एक प्रोफेसर साहब ने एक रिसर्च किया है कि अभय जी, आप ये जो बीजेपी ने अभी जो अंतर किया है गांधी परिवार के और बाकी इतने सारे भांति भांति के परिवारों में, उस तरह के अंतर को मतलब विश्वसनीय अंतर है क्या? ये कोई राजनीति शास्त्री इस आधार पर? मुझे लगता है कि ये अंतर है। क्योंकि जो डायनेस्टी होती है, यानी जो वंश शासन है, और मान लीजिए पिता पुत्र और एक, तो हम वंशवाद और परिवारवाद में अंतर करना चाहिए। ये दो अलग अलग चीजें हैं, साफ तौर पे अलग अलग हैं। क्योंकि जो कांग्रेस में जो दिखाई पड़ता है ऊपर, वो एक तरह से वंशवाद है। वो उनका मामला डायनेस्टिक किस्म का है, जैसे पहले राज परिवारों वगैरह में चला करता था। हालांकि उसमें भी बहुत सारी शर्तें हैं। तो परिवारवाद में वंशवाद नहीं है, मतलब सिर्फ एक कुर्सी के फर्क से हम बता रहे हैं। परिवार तो समाज की केंद्रीय और सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, जिसकी पर पूरा समाज टिका हुआ है। जीवन के सभी क्षेत्रों में
इस तरह का परिवारवाद आप देखते हैं। राजनीति में हम उस पर आपत्ति इसलिए करते हैं क्योंकि वो सार्वजनिक जीवन में सत्ता प्राप्त करता है और सार्वजनिक उस तमाम राज्य के जो संसाधन हैं उनके अंदर भागीदारी करता है तो वो है। लेकिन मुझे लगता यह है कि अगर कोई पिता राजनीति में है और उसके बेटे को भी टिकट मिल गया है, मतलब जो है, तो इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। भाई को, भतीजा को, इसकी जांच जरूर होनी चाहिए कि वो टिकट किस आधार पर मिला है। लेकिन उसका वंश शासन से जो डायनेस्टिक रूल है वाला मामला है उसकी श्रेणी में रख के उसको नहीं, मतलब वहां शीर्ष पर वंशवाद है लेकिन नीचे भी तो यहाँ वंशवाद के रूप फली फूल रहे हैं ना। मतलब ऐसी बात तो नहीं, अगर 50 परिवार अगर परिवारों के जरिए जो चीजें आगे बढ़ती हैं, यानी परिवारों की विरासत के जरिए जो चीजें आगे बढ़ती हैं, चाहे वो वकील का पेशा हो, चाहे संगीतकार का पेशा हो, चाहे फिल्मकार का पेशा हो, वो बहुत ही ना के बराबर ही ऐसे मामले होते हैं जब वो वंश में बदल पाती हो। आप इस फर्क से ये बहुत ऐतिहासिक किस्म की एक घटना होती है जब आदमी डायनेस्टी बनती है, मतलब नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ क्योंकि परिवारवाद हमारे डीएनए में है और एक बार आप सत्ता में आ गए और वंशवाद नहीं है हमारे डीएनए तो बिल्कुल वो भी हमारे डीएनए। ये जो अंतर है गांधी परिवार का ऊपर की कुर्सी और बीच में करता वंशवाद जो है वंशवाद जो है वो एक ऐतिहासिक परिघटना है, एक हिस्टोरिकल फेनोमेना है। वो हर बार हमेशा हर वक्त नहीं पैदा होता है। परिवारवाद तो हमेशा से रहा है, रहेगा और चलता रहेगा आगे भी। आप उसको भी कोई नजरअंदाज नहीं कर सकते या उसको पूरे दांव नहीं फेंक सकते। सहमत हैं जो अभय जी कह रहे हैं, वंशवाद और भावदीप भी सहमत हैं अभय जी से, ये परिवारवाद और वंशवाद के फर्क को लेकर? सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? रामदत्त जी आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? जी, अभी जो अभय जी बात कर रहे थे परिवारवाद और वंशवाद के फर्क के बीच में, आप इस फर्क से आप सहमत हैं क्या, इन दोनों के फर्क से? देखिए मूल सिद्धांत और नियत में फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ यह है कि चूंकि कांग्रेस को एक लंबा अवसर मिला, इतने साल हो गए ना, 100-150 साल, और ये जो पार्टियां अभी कम समय मिला है, तो आप देखिए जो सैफई परिवार है क्या है, सैफई के बाद और आज जो अखिलेश यादव असर्ट कर रहे हैं, सिर्फ यही तो असर्ट कर रहे हैं कि मैं मेरी पिता की है इसलिए मुझे हक है। तो अब इसी तरह अगर मौका कल्याण सिंह को मिल जाता तो ट्रेंड वही है, नियत वही है, मौका चूंकि, और दूसरी चीज यह है कि चूंकि अभी बीजेपी में आरएसएस से कंट्रोल है तो वो मौका नहीं मिला। ये बेसिकली ये बात है। सिर्फ मुझे नहीं लगता कि नियत में कोई फर्क है या सिद्धांत में कोई फर्क है। कोई छोटा है कोई बड़ा है, चूंकि उनको मौका ज्यादा मिला, नेहरू जी मिले, मोतीलाल जी, फिर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, राजीव जी, तो एक ज्यादा समय लंबा हो गया तो उसको आप डायनेस्टी में कर रहे हैं। लेकिन ये डायनेस्टी इन मेकिंग है, वो डायनेस्टी स्टैब्लिश है। रामदत्त जी की ये बात सही है कि जो गांधी परिवार की तरह जो मुलायम सिंह जी का परिवार है, खासतौर से देखिए मुलायम सिंह जी का परिवार है या लालू यादव का, मुलायम सिंह जी के परिवार में खास तौर से उसमें डायनेस्टी की तरफ बढ़ने के अंदेशे बहुत हैं उसके अंदर। जबकि दूसरे परिवारों में जहां शुरुआती हो रही है वहां पे हम नहीं कह सकते कि वो डायनेस्टी की तरफ बढ़ेंगे। कितने कम समय में मुलायम सिंह ने बड़े व्यवस्थित तरीके से, मुलायम सिंह यादव ने बड़े व्यवस्थित तरीके से अपने परिवार को उस दिशा में धकेला है, नियोजित तरीके से वो उस दिशा में ले गए हैं। ये तो साफ दिखाई पड़ता है। तो पर क्या जनता इस लेवल का फर्क है, जैसे आप सत्रप बन गए, आप प्रधानमंत्री हो या लेवल का फर्क हो हो सकता है, लेकिन हमारे लिए क्या वो बुरा है या अच्छा है, हम आप लोगों से जानना चाहते हैं। अगर देश में राजनीतिक प्रतिभाएं अगर एक खास विकृति है, लोकतंत्र ये अगर इस तादाद में अगर ये सारे लोग मतलब राज्य अगर परिवारों के सुपुर्द होते चले जाएंगे तो ये क्या सिर्फ विकृति है? ये मतलब ये केवल भारत में ही नहीं, अगर आप सारी दुनिया के लोकतंत्रों का अध्ययन करें, सभी जगह राजनीति में परिवारों का और वंश डायनेस्टी की तरफ बढ़ते हुए डेमोक्रेटिक डायनेस्टीज बोलते हैं उनको। तो फिर जनता वोट क्यों करने जाती है? फिर कह दे कि आप अपने बच्चे को जो चुन लीजिएगा हम उन्हीं को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मान लेंगे। लोकतंत्र जो है वो एक संभावनापूर्ण प्रणाली है, लेकिन उसकी सीमाएं हैं। उन सीमाओं से हमें अवगत होना चाहिए। हम उन सीमाओं को नजरअंदाज करके केवल लोकतंत्र का बाजा नहीं बजा सकते। लोकतंत्र निश्चित रूप से दूसरी राज्य प्रणालियों के मुकाबले बेहतर है, लेकिन उसकी भी सीमाएं हैं। वो अभी तक अपने आप में एक संपूर्ण प्रणाली नहीं बनी है। उसमें अभी जो नुमाइंदगी का असूल यानी जो आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेशन है और जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सवाल है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सवाल है, इन दोनों के बीच में लगातार संघर्ष चलता रहता है।
भारत में जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हुआ था तब ये संघर्ष हम लोगों के सामने निकल कर आया था। बहादुर जी ये बताइए, एक पत्रकार के तौर पे मतलब क्या मैंने खानदानों की ही प्रोफाइल लिखते रहेंगे हम लोग कि इनका चेहरा मिलता है तो ये उसके जैसे दिखते हैं, ये उसके जैसे दिखते हैं, ये वैसे जैसे बोलते हैं, यही होता रहेगा फिर? एंटी डेमोक्रेटिक है। इसका ये मतलब है कि मेरिट का कोई रोल नहीं है, केवल आपके जीन्स, आपके डीएनए का रोल है। ठीक है, तो इससे नुकसान तो होता है, पार्टी को होता है, देश को होता है, मतदाताओं को होता हर है। जिले में कुछ ना कुछ ऐसे, जैसे रामदत्त जी कह रहे थे कि फ्रेंचाइजी खोल रखी है उन लोगों ने। बिल्कुल, मतलब हर लेवल पे एक है। परिवार में कोई बीएसपी में है, कोई बीजेपी में है, कोई कांग्रेस में, उसकी व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता है। मतलब एक परिवार में होने की वजह से एक तरह की राजनीतिक सोच नहीं हो सकती है, होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन इस तरह से अगर चलेगा तो हम फिर राजनीति को कहां लेकर जा रहे हैं? फिर राजनीति तो वो वही जितने जो रजवाड़े पहले थे उसी तरह के ये परिवारवाद यहां से चला रहा है। तो ये जैसे कांग्रेस का हाल आप देख रहे हैं, तो ये तो एक प्राइवेट कंपनी बन चुकी है। तो ये तो मोनार्की का सिस्टम है कि एक राजा है, फिर राजे का बेटा बनेगा और वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो कांग्रेस का जो हाल हुआ है पिछले चुनाव में वो तो आप देख रहे हैं। यही कारण है क्योंकि मेरिट ऊपर नहीं आ पा रहा है, लीडरशिप नहीं बन पा रही है। तो अभय जी, एक जो ये सवाल है कि मेरिट नहीं आने का, तो सरप्रिया एक दिन कह रही थी कि जहां पे वैसे नेता जो विवाहित भी नहीं है, एक तरह से अविवाहित हैं, तो उन नेताओं की पार्टियों में भी तो कोई व्यक्तिवाद से ऊपर तो कुछ है नहीं, वहां भी वही प्रतिभाओं का ही वही अकाल पड़ा हुआ है जो परिवारवाद के ढांचे में पड़ा हुआ है। भाई ये सब अलग अलग श्रेणियां हैं। व्यक्तिवाद एक अलग श्रेणी है, परिवारवाद एक अलग श्रेणी है, वंशवाद एक अलग श्रेणी है। हम लोग लोकप्रिय पत्रकारिता करते हैं, उसमें हम लोगों के पास समय भी नहीं होता, तो हम तमाम श्रेणियों का आपस में घालमेल कर देते हैं। उससे बहुत भ्रम फैलता है उससे। कोई कहीं किसी व्यक्ति का रुतबा और दबदबा चल रहा है, तो अब उसको हम परिवारवाद और वंशवाद में क्यों ले जाएं वहां पे उसमें? अब ऐसे मोदी जी का तो कोई है नहीं है, इसी तरह नीतीश कुमार का कोई बच्चा नहीं है सब राजनीति में, मतलब है। तो इस तरीके से होता है, ये अलग अलग श्रेणियां हैं और राजनीति में अलग अलग श्रेणियां हैं, वो अलग अलग किस्म की विकृतियों को जन्म देती हैं। और लोकतंत्र के अंदर कुछ शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं जो इन विकृतियों को पचाते भी हैं और बीच बीच में उनके खिलाफ संघर्ष भी होता रहता है। तो उसमें एक संशोधन की प्रक्रिया, एक करेक्टिव प्रोसेस जो है ना, वो लोकतंत्र में चलता रहता है। जब ये चलना बंद हो जाता है तो लोकतंत्र उस देश का या उस प्रदेश का लोकतंत्र पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। रामदेव जी, हम थोड़ा गठबंधन पे आना चाहते हैं कि बड़ा आसान हो गया है कि अभी कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ, लेकिन एक जो पार्टनर अभी वो घोषित है या अघोषित है, आरएलडी, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। पर ये भी एक तरह से बहाना जैसा होता जा रहा है कि हम मूल मुद्दों को छोड़कर, ये पता नहीं चल रहा कि जनता के क्या मुद्दे हैं, ये पता चल रहा है कि राजनीतिक दलों के क्या मुद्दे हैं, उनका अपना क्या एजेंडा है। तो इस इलेक्शन में उनके एजेंडे पे पब्लिक वोट कर रही है, पब्लिक अपने एजेंडे पे इन गठबंधनों को या इन पार्टियों को वोट नहीं कर रही है। सर देखिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने जो लोक दल का जिक्र किया तो पता ये चला है कि उसमें थोड़ा हिचक है कि सीधे लोक दल को लेने से, क्योंकि मुजफ्फरनगर दंगे की वजह से समाजवादी पार्टी में ऐसा लगता है कि सीधे हाथ मिलाने से कहीं माइनॉरिटी वोट नाराज न हो जाएं। तो पहले बात ये चल रही थी कि कांग्रेस अपने सीटों में उनको समाहित करेगी। अब वो हुआ है नहीं हुआ कितना, एक तो ये एक फर्क बात है। दूसरी बात यह है कि जो एजेंडे की बात है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोग भी कसूरवार हैं, क्योंकि दिन भर हम लोग फोकस पॉलिटिकल पार्टीज पे ही रखते हैं और हम लोगों को आसान भी है कि सीधे उनकी ब्रीफिंग से कर दें। क्षेत्रों में जाके या इशू बेस्ड मुझे लगता है ना हम लोगों के पास एक्सपर्टाइज है, न साधन है, न मशीनरी। हम लोग भी नहीं करते कि आज आखिर यूपी में ही एग्रीकल्चर की कितनी बड़ी क्राइसिस है या समस्या है, या बेरोजगारी की कितनी बड़ी समस्या, खास करके नोटबंदी के बाद हमारे छोटे छोटे सारे कारखाने भदोही के कालीन से लेके और आगरा के पेठे से लेके सब पे असर पड़ा है। तो मुझे लगता है एजेंडा सेट करने में कहीं ना कहीं हम लोग किया। दूसरे, अब तो मैनिफेस्टो भी ऐसे आने लगे हैं जिसमें केवल के लैपटॉप बांटना है कि मोबाइल फोन बांटना है, तो उसमें अगर आप पार्टी का ऊपर का पेज 1 हटा दीजिए तो वो किसी पार्टी का मैनिफेस्टो हो सकता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी से फिलॉसफी और विचारधारा
गायब हो गई है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि पार्टी सिस्टम का फेल्योर, किसी पार्टी के पास कोई सिस्टम नहीं है जो उसको कंट्रोल करे। पहले बात कांग्रेस की थी, नेहरू जी के जमाने में भी जो स्टेट पार्टियां थी वो अगर कोई निर्णय करती थी तो उसको नेहरू जी भी उसको आसानी से पलट नहीं पाते थे। तो पार्टी सिस्टम सबने खत्म कर दिया। ये सबके लिए सुविधाजनक है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो या उड़ीसा में हो, चाहे शरद पवार का हो, ममता जी का हो। तो पार्टी सिस्टम सब खत्म हो गया। अभी सही बात कही, वो एक कारपोरेट जैसे एनजीओ टाइप हो गया कि एक आदमी उसका मालिक है और बाकी कर्मचारी हैं। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन अभी संबित पात्रा साहब का ये अंतर सुनाएंगे, उसका लौट कर आएंगे तो फिर अभय जी से इसी मसले पर बात करेंगे कि चुनाव में बड़ी स्टोरी क्या है, गठबंधन या जनता के अपने सवाल। आप मेहनत करिए। आप पार्टी में जिस प्रकार से कोई साधारण व्यक्ति सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर तक आ सकता है, आप चढ़िए, उसमें कोई मनाही नहीं है। वो आपका पुत्र हो सकता है, वो किसी नेता का पुत्र हो सकता है। किसी नेता के पुत्र को इस कारण से वंचित रखा जाए पहले सीढ़ी चढ़ने से क्योंकि नेता का पुत्र है, ये तो अपमान होगा। मगर नेता का पुत्र पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सीढ़ी ना चढ़े और वो 100वां सीढ़ी डायरेक्टली चढ़ जाए, दैट इज डायनेस्टी। वंशवाद तब होगा जब पहली सीढ़ी ना चढ़े, दूसरी सीढ़ी ना चढ़े, तीसरी सीढ़ी ना चढ़े और प्रियंका गांधी अचानक एक फोन कॉल कर दे डिंपल यादव को और अखिलेश यादव को और कहे कि देखिए अब प्रियंका ही कांग्रेस को संभालेगी, तो इसको डायनेस्टी कहते हैं, इसको वंशवाद कहते हैं। रामदत्त जी की बात से आगे बढ़ाना चाहता हूं, क्या हम लोग वाकई गठबंधन को कुछ ज्यादा प्रीमियम दे रहे हैं इस इलेक्शन की डिबेट में? देखिए, भारतीय राजनीति तो गठबंधन के आधार पर ही चलती है। हर जगह जहां पे एक पार्टी भी चुनाव जीतती है उसकी प्रकृति भी गठबंधन जैसी होती है। जब कांग्रेस सारे देश में हुकूमत करती थी तब रजनी कोठारी ने उसका विश्लेषण किया था कांग्रेस सिस्टम के रूप में, जो त्रिपाठी सिस्टम की बात कर रहे हैं। तब कांग्रेस अपने आप में एक गठबंधन थी। बाद में जब कांग्रेस से निकल के बहुत सारी पार्टियां बन गई तो अब उन पार्टियों के बीच में गठबंधन होना तो अनिवार्य है। इसीलिए देखिए, सीपीएम को वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत मिलता था, लेकिन वो गठबंधन कायम रखती थी। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ, फिर भी वो गठबंधन कायम रखती है और गठबंधन चलाना चाहती है केंद्र में भी। भाजपा को एनडीए बनाना कोई मजबूरी। उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो दरअसल लखनऊ में हो रहा है कि अगर दो पार्टियां मिल जाएं, ये इसका गठबंधन बन जाए, बाकी कोई तस्वीर नहीं है। मेरा कहना है कि रामदत्त जी की बात को हम स्वीकार करते हैं कि संसाधन नहीं है। शीर्ष पे चलने वाली राजनीतिक चालें और जमीन पे होने वाली घटनाएं, ये दोनों पे ही नजर रखनी चाहिए हमें। दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। ऊपर से नीति चलती है, रणनीति चलती है, वो नीचे के सीन को बदलती है। नीचे जो घटित हो रहा है वो ऊपर दबाव डालती है, तो उसकी वजह से लोगों को बदलना पड़ता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यूपी के चुनाव से जो भी नतीजे निकलेंगे, आप वो किस सवाल का जवाब चाहते हैं कि गठबंधन जीतेगा या कोई और सवाल है आपका? भाई, मेरा तो मानना यह है कि उत्तर प्रदेश में अभी जो एक नया गठबंधन हुआ है, उसने दो ऐसी पार्टियों को जो तकरीबन चुनावी होड़ से अपने आप को बाहर पा रही थी, मतलब जो है छटपटा के कोशिश कर रही थी कि चुनावी होड़ में आ जाएं, उनको मुख्य चुनावी होड़ में उस गठबंधन की वजह से वो आ गई हैं। ये गठबंधन का कमाल है भाई। दो धन, मैं छोटी सी बात कहता हूं, कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, इस वक्त पिछले चुनाव में 28 सीटें मिली थी, लेकिन कांग्रेस के वोट पूरे उत्तर प्रदेश के हर निर्वाचन क्षेत्र में फैले हुए हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा। इसलिए वो हर जगह समाजवादी पार्टी के वोटों से मिलकर, अगर वो मिल पाए तो वो उसके योग फल को बढ़ा देंगे, उसके जोड़ को बढ़ा देंगे, कुछ ना कुछ जरूर उसके अंदर इजाफा करेंगे। आपको किस सवाल का जवाब चाहिए इस यूपी इलेक्शन में? कौन सा? लोग भी यही पूछते हैं, लोग भी ये नहीं पूछते कि मुद्दा क्या है, सीधा यही पूछते हैं कि आप बता दो कौन जीतेगा। अब ऐसा है कि जहां तक गठबंधन की बात है तो ये आप आंकड़ों के हिसाब से नहीं दे सकते। 1+1 = ऐसा नहीं होता है। होता है तो सिंबॉलिक होता है। जैसे हम अभी जल्दी में है कि देख के, जैसे पूरे संभावनाओं में बसपा की संभावनाओं पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। वो तो लग रहा है कि पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ रही है। जैसे तो कम करके आंक रहे हैं हम लोग, कम करके आंक रहे हैं, या उसके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि जिक्र करने लायक भी नहीं है वो पार्टी, उसके बारे में बात ही मत करो फिर। हाँ, तो जैसे सपा प्लस कांग्रेस, ये एक सेक्युलर फ्रंट है, तो ये सिंबॉलिक है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का वोट ट्रांसफर हो सकता है सपा को, और सपा का एक हद तक ट्रांसफर हो जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ है जमीन पे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
तो ये एक सिंबॉलिक है। तो अब एक सेक्युलर फ्रंट बना हुआ है, तो शायद मुस्लिम वोट इस फ्रंट को जाएगा, मायावती को नहीं जाएगा। तो इस तरीके से हमें देखना चाहिए। रामदत्त जी, पहले बीएसपी ने जब कांग्रेस से अलायंस किया था तो बीएसपी का यही तजुर्बा रहा कि कांग्रेस अपना वोट ट्रांसफर नहीं करा पाती है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इस स्थिति में है, जो भी जितने भी बिखरे हुए उसके वोट हैं, 8% हो या 11% हो, वो सपा में ट्रांसफर करा पाएगी? इतनी उसकी लॉयल्टी है उस वोट पे कि सपा की तरफ उसको हस्तांतरित करा दे? देखिए, जहां तक जो पार्टी का बेस वोट या जनाधार है, तो मेरा तो ऐसा मानना है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अपना कोई बहुत ज्यादा बेस वोट नहीं है। वो 403 सीटों पे लड़े थे और उनमें अलग अलग उम्मीदवारों के, व्यक्तियों के वोट हैं। प्रमोद तिवारी के वोट हैं, रीता जोशी के वोट थे, या प्रदीप माथुर के वोट थे। कांग्रेस का सच कोई बहुत ज्यादा, जैसे अगर आप बीएसपी से तुलना करें या बीजेपी से करें या समाजवादी पार्टी से, तो है नहीं। एक बात ये। दूसरी बात, क्योंकि अगर आप उस तरह लें तो लोकदल ने जो 46 कैंडिडेट खड़े किए थे, अगर उन 46 सीटों पर आप सीमित लें तो 20% वोट उनका भी था। तो कैंडिडेट के भी तो वोट होते हैं ना, पार्टी के। तो एक तो वो ज्यादा नहीं। दूसरी चीज ये है कि अभी मैं इसको गठबंधन भी नहीं कहना चाहता, क्योंकि अभी ये केवल सीटें एक दूसरे के लिए उन्होंने छोड़ी है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले समाजवादी पार्टी कार्यालय में रखी गई थी, राज बब्बर ने जाने से मना कर दिया। अभी तक दोनों पार्टियों के नेता एक मंच पे आए नहीं सार्वजनिक, न तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, न रैली की, न अभी कोई साझा कार्यक्रम है। पहले जो गठबंधन होते थे 93 में भी हुआ था सपा और बसपा का, देखिए तो उन्होंने एक मंच पे काशीराम और मुलायम ने जाके, और उस समय फिर नीचे कार्यकर्ताओं ने भी नारे लगाए थे कि मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो उसका नीचे तक असर जाता है। अभी तक इसको मैं गठबंधन नहीं कहना चाहूंगा। एक सीटों का एडजस्टमेंट हुआ, सिर्फ अर्थमेटिक हम लोग लगा रहे हैं कि उनका 29% था, उनका 11% था, और 40% मिल जाने से वो हो जाएगा। तो 2+2 जरूरी नहीं है कि 5 हो। पहले जिस तरीके से गठबंधन हुआ था, जरूरी नहीं कि वही प्रक्रिया गठबंधन होने में फिर से चले। बिहार में भी लालू और जैसे बिहार यादव नीतीश का जब गठजोड़ हुआ था तो सब लोग कहते थे कि भाई इसकी केमिस्ट्री क्या होगी इस गठजोड़ की, पहले ये देखा जाए, इनके वोट उधर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अंततः क्या निकला? नतीजा निकला कि दोनों ने एक दूसरे को जम के वोट किया और एक जबरदस्त जीत उन्होंने हासिल की। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? क्या कांग्रेस के, देखिए कांग्रेस के, जब से कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में पराभव हुआ है, एक निश्चित मात्रा में उसे वोट लगातार मिलते रहे हैं। 7-8% के करीब वोट कांग्रेस को लगातार मिलते रहे, और वो वोट किसी एक क्षेत्र में सीमित नहीं है। जैसे समाजवादी पार्टी के बहुत से वोट एक कुछ क्षेत्रों में सीमित हैं, अजीत सिंह की पार्टी के वोट एक क्षेत्र में सीमित हैं। कांग्रेस के वोटों की खास बात यह है कि ये जो वोट हैं उसके, जो कि लोकसभा में बढ़ जाते हैं, विधानसभा में थोड़े कम हो जाते हैं, उसकी राष्ट्रीय पार्टी होने की वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में फैले हुए हैं। मैं इनको परंपरागत कांग्रेसी वोट कहता हूं। इस बार उल्टा हुआ था। 2012 में कांग्रेस को 11% वोट मिले थे पूरे यूपी में, और लोकसभा में मिले थे 7%। नहीं, ये पिछला लोकसभा का चुनाव जो है वो असाधारण किस्म का चुनाव था। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो कांग्रेस के वोट हैं, ये बात सही है कि जैसे भवदीप ने कहा कि एक धन एक मिलके हमेशा दो नहीं होते हैं राजनीति में, 1.5 भी हो सकता है, आधा रह सकता है, हो सकता है 4 हो जाए, मतलब जो है ये भी हो सकता है। लेकिन हम लोग किस तरह विश्लेषण करेंगे? पहला विश्लेषण तो यही है, जो कि चुनाव शास्त्र की सीधी देन है, कि पहले तो हम वोटों को जोड़ के देखेंगे कुछ बनता है कि नहीं बनता है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि वोट जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, उसकी क्या शर्तें हैं। त्रिपाठी जी ने कहा कि सब नेता एक मंच में आए, साथ साथ मुहिम चलाएं, एक न्यूनतम सहमति हो, हाँ, एक कार्यक्रम प्रस्तुत करें, एक खुला गठजोड़ बने, जनता में नीचे तक संदेश जाए। तो ये प्रक्रिया वहां पर चल रही है। अब वो किस सीमा तक ये प्रक्रिया जाएगी, नहीं जाएगी, अभी 1-2 दिन पहले लग रहा था गठजोड़ी नहीं होगा, बड़ा उबाऊ सा लग रहा है। लग नहीं रहा है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है, 20 करोड़ की आबादी है। मुझे दिलचस्प लग रहा है। आपको दिलचस्प लग रहा है? मुझे दिलचस्प लग रहा है। हाँ। देखिए, दिलचस्प इसलिए लग रहा है, मुझे सचमुच इंटरेस्ट नहीं आ रहा है जो क्या उस चुनाव के बारे में क्या बात कह रहा हूं कि जो पार्टियां बिल्कुल चुनावी होड़ से बिल्कुल बाहर थीं, जिनको हम लोग निजी बातचीत में या सार्वजनिक बातचीत में गंभीरता से नहीं ले रहे थे, जो घटनाओं की साजिश इस तरह की है कि वो दौड़ में आ गई हैं, ये अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प बात है। आपको दिलचस्प वो कहां पहुंचेंगी ये हमें नहीं पता। बिल्कुल, अभी तक तो लग रहा था कि मायावती एक सेकंड में आ रहा हूं। हाँ,
अभी तक तो लग रहा था कि मायावती आगे आगे चल है, रही है। आगे चल रही है, हाँ। क्योंकि दलित वोट तो है ही 22% के आसपास। अगर मुस्लिम वोट मिल जाए 19% के आसपास तो वो तो निकल जाएंगे। ठीक है, अगर आधा भी मुस्लिम वोट आ जाए तो वो निकल जाएंगे। तो पूरा फोकस मायावती का मुस्लिम वोट पे रामदेव जी, है। एक ही मिनट है, आप अपनी बात कह लें कि क्या दलित वोट की तरह सपा के पास 22% वोट है क्या कोई? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कांग्रेस और सपा के गठबंधन का सकारात्मक असर है, फायदा जरूर हुआ, लेकिन मैं कह रहा था अगर वो दिल से खुला गठबंधन करते तो ज्यादा फायदा होता। और अभी एक खतरा और हो गया है कि कहीं अगर माइनॉरिटीज वोट बट गया, ये कांग्रेस सपा और बीएसपी की तरफ कंफ्यूजन हो गया, तो इससे बीजेपी का फायदा ही हो सकता है, कोई उससे नुकसान पहले नहीं। तो ये देखना जो होगा कि कांग्रेस की triangular टिकट fight पे अब हो मजबूत गई है, उम्मीदवार अब सही आ बात कहां से है। रहे हैं। सारी पार्टियों के पास तो उम्मीदवार नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा। बजट इंडिया तो और ये दलित अब, लेकिन जी। ये ट्रायंगुलर फाइट में ठीक किसको है। फायदा मिलेगा अभी कह नहीं सकते। ट्रायंगुलर फाइट जी, हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद तमिलनाडु चलेंगे जल्लीकट्टू की खबर देखने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी के बावजूद तमिलनाडु सरकार ने अपने पारंपरिक खेल जल्लीकट्टू को कानूनी तौर पर सही ठहरा ही दिया। सरकार 2 दिन पहले अध्यादेश लाई और फिर उसे बिल में बदलकर तुरंत ही विधानसभा में पास करा दिया। इसके लिए जानवरों पर अत्याचार से जुड़े कानून से जल्लीकट्टू और तमिलनाडु के कुछ और पारंपरिक खेलों को बाहर कर दिया गया है। इस बीच जल्लीकट्टू को इजाजत देने की मांग पर हो रहे प्रदर्शन तमिलनाडु में कई जगह हिंसक हो गए हैं। इसे लेकर हमारी लंबी सी ये रिपोर्ट देखिए। जल्लीकट्टू की इजाजत को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन रविवार और सोमवार तक हिंसक हो गए। हिंसक प्रदर्शनकारियों ने कानून व्यवस्था बनाने में जुटी पुलिस को भी निशाना बनाया। यह है चेन्नई का आइस हाउस पुलिस स्टेशन। प्रदर्शनकारियों ने यहां पहले पत्थरबाजी की और फिर पुलिस स्टेशन को ही आग लगा दी। बाहर खड़ी 15 मोटरसाइकिलों को जला दिया। प्रदर्शनकारियों से निपटने की कोशिश में करीब 22 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हंगामे की शुरुआत करीब ही मशहूर मरीना बीच से हुई। बीते हफ्ते से जुटी भीड़ को निकालने के लिए पुलिस सुबह सवेरे वहां पहुंच गई। सैकड़ों की तादाद में पहुंचे पुलिस के जवानों ने लोगों को वहां से शांति के साथ निकलने का आग्रह किया। इसी दौरान वहां अनाउंसमेंट हुआ कि अध्यादेश की कॉपी मिल गई है और इसे जल्द ही विधानसभा में विधेयक की शक्ल में पास कर दिया जाएगा। लेकिन ड्राफ्ट पर कोई दस्तखत न होने की वजह से प्रदर्शनकारी जाने को तैयार नहीं हुए। मजबूरन पुलिस ने लोगों को वहां से खदेड़ना शुरू कर दिया। काफी लोग इसके बाद वहां से निकलने शुरू हुए, लेकिन हजारों की भीड़ फिर भी वहीं डटी रही। इस सब के बीच कुछ हुड़दंगियों ने हंगामा तेज कर दिया। वो तोड़फोड़ पर उतर आए। पुलिस के मुताबिक विरोध प्रदर्शनों का आयोजन करने वाले तो मैदान से निकल गए, लेकिन बाद में कई हुड़दंगियों ने बीच पर कब्जा कर लिया। बाहर पुलिस मौजूद थी, इसलिए इन लोगों के लिए समुद्र के रास्ते से खाने पीने का सामान भेजा गया। मरीना बीच के ही करीब ट्रिप्लिकेन इलाके में काफी ज्यादा हिंसा हुई।
पुलिस को भीड़ को भगाने के लिए यहां आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। ये हिंसा और विरोध तमिलनाडु के कई और इलाकों में भी नजर आया। कोयम्बटूर में प्रदर्शन कर रहे कई छात्र छात्राएं पुलिस की लाठियों का शिकार बने। पुलिस ने यहां करीब 300 छात्रों को हिरासत में ले लिया। उधर मदुरई के अलंगनल्लूर में भी हजारों लोग जल्लीकट्टू के समर्थन में जुटे। इस मौके पर पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया था। इस सब के बीच अभिनेता कमल हासन और रजनीकांत जैसे कई मशहूर हस्तियों ने लोगों से अपना विरोध खत्म करने का आग्रह किया। तमिलनाडु सरकार ने जल्लीकट्टू पर अपने अध्यादेश को बिल की शक्ल में विधानसभा में पास करा दिया। इससे जल्लीकट्टू को राज्य विधानसभा ने वैधानिक मान्यता दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।